मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, पिछले क्लास में मैंने आपको जो है हिंदी का सिलेबस समझा दिया है। आप लोग पूरी तरह से तैयारी भी कर चुके होंगे। आज मैं मॉडल सेट, हिंदी का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहा हूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहा हूं। किस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्नों को देख करके सोचना है और कैसे आप उसका सही और सटीक उत्तर करेंगे, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं आज। तो ये एक मॉडल सेट मैं आपको करवा रहा हूं। इसके प्रैक्टिस कर लेने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप बड़े ही आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसका आंसर कर पाएंगे। तो देखिए, ये मॉडल सेट है आपका 2022 वार्षिक परीक्षा के लिए। और इसमें जो क्वेश्चन किस तरह से आपको आएगा और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेगा, वो सारा चीज डिटेल में लिखा हुआ है। आप समझ लेंगे इसको और किस तरह से आप जो है उसका उत्तर करेंगे, इस पर मैं विशेष चर्चा अभी करने वाला हूं। तो आप जान रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव के 50 प्रश्नों का उत्तर करना है और टोटल प्रश्न आएंगे कितने, तो 100। तो 100 में से 50 करना है आपको। आप इत्मीनान से समझ करके उसका उत्तर करिएगा। जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा उसे टच नहीं करना है, जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे वैसे प्रश्नों का उत्तर करना है। और 50 की संख्या में आपको सही और सटीक उत्तर करके परीक्षा भवन से बाहर आना है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। ये सब इंस्ट्रक्शंस है जो आप आराम से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और आपने परीक्षाएं पहले भी दी है, मैट्रिक की परीक्षा भी आप दे चुके हैं, तो आपको पता ही है। वैसे और भी परीक्षाएं आप देंगे तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा इंस्ट्रक्शंस, और उस इंस्ट्रक्शंस को आपको बेहतर तरीके से फॉलो करना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नर नारी, नारी और नर, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, ये किस पठित पाठ की उक्ति है? तो आपको पता है कि इसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा है, जो चैप्टर है आपका अर्धनारीश्वर, जिसमें उन्होंने नारी और नर को समान रूप से समाज में प्रस्तुत किया है। तो अर्धनारीश्वर का ही ये पंक्ति है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है या कैसी है? तो जय कृष्णमूर्ति जो थे वो शिक्षा पर आधारित किताबें लिखते थे, यानी शिक्षा शास्त्र। वे शिक्षा शास्त्र जैसी रचनाएं करते थे। जय कृष्णमूर्ति शिक्षा शास्त्र जैसी रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है, आप देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई एक रचना, जो कि उनके अपने ही जीवन में घटित घटनाओं पर आधारित है। यानी जूठन एक प्रकार का क्या है? आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना यानी आप जान रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों के बाद आपको दिखता है, बहुत दिन तक गायब रहता है और फिर आपको दिखाई देता, तो हम बोलते हैं तुम तो ईद का चांद बन गए हो। यानी बहुत दिनों पर दिखना, बहुत दिनों पर दिखाई देना, उसको हम लोग कहते हैं ईद का चांद होना। ठीक है, आगे देखो। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे की लकड़ी जो होता है वो होता है कि एकमात्र सहारा। अंधे का एकमात्र सहारा क्या होता है? उसका लाठी, जिससे वो रास्ता देख देख करके आगे बढ़ता है। मतलब देखता नहीं है, महसूस करता है। एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी
मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। अधजल गगड़ी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगड़ी भरी होना, प्रदर्शन ना करना, गगड़ी खाली होना। तो देखो, आवश्यकता से अधिक अगर कोई प्रदर्शन करे, जितना जरूरी है उससे ज्यादा कोई अपने आप को दिखाने का कोशिश करे, तो समझ जाओ कि ये जो है ना, अधजल गगड़ी छलकत जाए, मतलब नॉलेज कम है और दिखा रहा है अपने आप को ज्यादा। अधजल गगड़ी, जैसे कि घड़ा में अगर पानी कम हो तो वो उसमें बहुत ज्यादा वो छलकने लगता है, बहुत ज्यादा वो गिरता है। आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहाना करना, नर्तकी, बयानबाजी करना, नृत्य करना। तो बहाना करना, अगर कोई काम आप नहीं जानते हैं तो आप बहाना करते हैं कि अगर ये चीज होता है मेरे पास तो ये काम हम आपका कर देते हैं, या ऐसा होता तो इस तरह का कार्य मैं कंप्लीट कर देता। इसका मतलब है कि आपको जानकारी नहीं है, आप जो है ना जानते नहीं है, तो आप बहानाबाजी कर रहे हैं। उसी को हम लोग कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तीन तेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो तीन तेरा होना मतलब क्या होता है? तीन जो है वो तेरा हो गया, यानी बिखर गया, यानी तितर बितर होना। तीन तेरा होना मतलब तितर बितर होना। तीन तेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तितर बितर होना। आगे देखो, अगला सवाल है, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो हीरा आप जान ही रहे हैं, हीरा जो है उसको तो हम लोग माप तोल करके बेचते हैं। सोना चांदी हीरा आप जो जाते हो खरीदने के लिए कैसे खरीदते हो? हाँ, माप तोल करके। ये एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा आपको पता ही है? ता पा पन हट आई इत्यादि अगर किसी शब्द के अंत में हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? बुढ़ापा, बचपन, जवानी, घबराहट, चतुराई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है कि नहीं? ठीक है। काशी, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन देखो, काशी शब्द में कौन सा संज्ञा है? काशी आप जान रहे हैं, काशी एक जगह का नाम है कि नहीं? जगह का नाम है। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम पर्सनल, खास, किसी व्यक्ति के खास नाम को, किसी वस्तु के खास नाम को, किसी स्थान के खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं? याद आया? हाँ, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़े, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये क्या है? काशी क्या है वास्तव में? काशी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। काशी क्या है? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़िए और हम लोग समझेंगे आगे के क्वेश्चंस को। सभा आप देख जानते हैं, सभा, सभा में कौन सा संज्ञा है? यही ना। तो सभा मतलब क्या हुआ? समूह। सभा कैसे होता है? जब बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग सभा। तो सभा में कौन सा संज्ञा है? तो सभा में समूहवाचक संज्ञा है। मनुष्य शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? मनुष्य।
मनुष्य मतलब मानव जाति, पूरे मानव जाति का बोध हो रहा है, पूरे मानव जाति का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मानव जाति, अगर आप मानव जाति की बात करोगे तो जातिवाचक संज्ञा होगा ना भैया, है कि नहीं? यानी मनुष्य शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सजावट में कौन सा संज्ञा है? सजावट शब्द में कौन सा संज्ञा है? अब देखो सजावट तो आप जान ही रहे हैं, सजावट यानी डेकोरेशन। ठीक है, तो सजावट, लिखावट, आवट शब्द अगर है किसी शब्द के अंत में आवट है, इसका मतलब वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो शब्द जो होता है, ध्वनि होता है, नाद होता है, निनाद होता है, निनाद नाद ध्वनि तीनों होता है शब्द। शब्द जब हम बोलते हैं तो ध्वनि होता है वो एक प्रकार का, नाद होता है, निनाद होता है, तो इनमें से सभी। ठीक है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मंदाकिनी, महाकाय, अनंत सागर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिए, गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी भी होता है ना, गंगा को भगीरथी भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं। गंगा का पर्यायवाची जो है वो मंदाकिनी। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर अगर है कोई, अगर कोई सुंदर है तो क्या होगा? तरु, कुरूप, कुंदन। कुंदन मतलब तो सोना होता है, कुरूप मतलब तो खराब होता है, उसका जो है ये एंटोनिम हो जाएगा, विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। तरु जो होता है वो वृक्ष को कहते हैं। ललित, ललित मतलब भी होता है सुंदर, ललित मतलब होता है सुंदर। ठीक है, आगे देखो, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो राजा, देखो राजा को नृप भी कहते हैं, राजा को भूप भी कहते हैं, राजा को नृपति भी कहते हैं, यानी उपर्युक्त सभी, ये सभी राजा का पर्यायवाची शब्द है, ये सब राजा का पर्यायवाची शब्द है। क्लियर? आगे देखो, पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पय, पय मतलब क्या होता है? दूध। पय जो होता है उसको दूध, क्षीर भी कहते हैं, दूध को क्षीर भी कहते हैं, अक्ष दीर्घिकार रो, क्षीर, दूध, पय, दूध को ही पय कहते हैं। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्रकाश, किरण, अनल, अनल मतलब आग का सेंस देगा, तो सूर्य से निकलता हुआ किरण जो होता है प्रकाश होता है, लेकिन सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा भास्कर, दिवाकर, दिनकर, भास्कर, ये सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द ये सब होता है। संबत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो शब्द क्या है? संबत। संबत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यही ना क्वेश्चन, यही आपका, संबत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समवत, ये समवत, समवत ये वाला। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोर आचार, सदाचार, सत जोर आचार, सदाचार, तो इसका हो जाएगा 22 का सी नंबर, सत जोर आचार, सदाचार। आगे देखो, नायक, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक, नय जोर अक, अय अ मिलकर के यो बना देता है, आय, आय बना देता है, नायक, नय जोर अक, नायक। ठीक है, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम, उत जोर गम,
उद्गम, उत जोर गम, तो उत्गम, उद्गम का बी हो जाएगा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा, पर इच्छा, यानी परि इच्छा। परि मतलब दूसरे की इच्छा, है ना, परि इच्छा, परि इच्छा, परीक्षा का ये वाला हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हताहत, हताहत, हत जोर आहत, हताहत, हत जोर आहत। सभा शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है? क्या है सभा? क्या कहोगे, सभा हो रही है कि सभा हो रहा है? सभा हो रही है, स्त्रीलिंग। सभा शब्द वास्तव में स्त्रीलिंग होता है। आत्मा शब्द क्या है? तो देखो, आत्मा का कोई आकार ही नहीं होता है, इसलिए आत्मा को जो है हम लोग उभयलिंग के श्रेणी में रखते हैं, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के श्रेणी में रखते हैं। जी शब्द क्या है? अब देखो, जी, जी जो है, जी का प्रयोग हम लोग पुरुष के साथ भी कर लेते हैं और महिलाओं के साथ भी कर लेते हैं। मैं वो जीभ की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो जीभ होता है, जीभ की बात नहीं कर रहा हूं। जी, तो जी को भी उभयलिंग के श्रेणी में रखा गया है, जी को भी उभयलिंग के श्रेणी में रखा गया है। आयु शब्द क्या है? आयु, देखो आयु शब्द क्या है? तो आयु शब्द जो है, आयु, उसकी आयु हो गई थी, आयु हो गई थी, यानी आयु शब्द जो है वो वास्तव में स्त्रीलिंग है। परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा हो रही है, परीक्षा होने वाली है, यानी परीक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। महिमा शब्द क्या है? तो हम बोलते हैं ना, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है, तो वास्तव में ये स्त्रीलिंग है। उपबंध शब्द में उपसर्ग क्या है? देखो, उपसर्ग समझना आसान है। उपसर्ग जो होता है वो शुरू में लगता है, उपसर्ग शुरू में लगता है, तो उपवन में उपसर्ग क्या होगा? उप। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि, प्रति शब्द यहां पे उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सुकर्म, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? तो वास्तव में सुकर्म शब्द में उपसर्ग है सु। आनंदित शब्द में, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। आनंदित, आनंदित, इत, ठीक है, हर्षईकार और तो। टिकाऊ शब्द का प्रत्यय क्या है? आऊ, टिक आऊ, टिक में आऊ जुड़ गया, टिकाऊ। ठीक है, पढ़ाई शब्द जो है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई, पढ़ आई, आई, आई यहां पे प्रत्यय है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकाश, गगन मतलब भी आकाश ही होता है, अंबर मतलब भी आकाश होता है, नक्षत्र तो हो ही नहीं सकता, आकाश का उल्टा होगा
पाताल। आकाश का उल्टा होगा पाताल, है ना। चलिए फटाफट समझते जाइए, ग्रामर इसी तरह से पूछा जाएगा और आप में वो पावर है। क्या आप एकदम से 50 में 50 क्वेश्चन सही करेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूर्ण विश्वास है। मैंने पूरी तैयारी आपको करवाया है, ठीक है। अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स कहेंगे ये नहीं वो नहीं, तो वो होता है राम राम आलसी पुकारा। हमने आपको सब कुछ दिया है। अब देखो, समास का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा एक बात जान लो, सेल्फ स्टडी का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता मेरे दोस्त। सेल्फ स्टडी पर थोड़ा ध्यान देना है, एक बार उन चीजों को देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद देखो, एक भी प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं दे पाओगे। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? अब पुरस्कार किसी को हम देंगे, उसका उल्टा क्या होगा? पुरस्कार नहीं देंगे तो क्या देंगे? उसको उल्टा में दंड देंगे। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा मतलब आप मुझ पर कृपा करिए, तो दया करिए, आशीर्वाद दीजिए, करुणा दिखाइए। अच्छा, कोप मतलब होता है क्रोध, कोप। तो कृपा का उल्टा क्या हो जाएगा? कोप। कोप मतलब क्रोध, ठीक है। अब देखो, अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन जो होता है ना, वो आधुनिक, नवीन, इस सब को हम लोग कहते हैं अर्वाचीन, और उसका विलोम क्या होगा? प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम उल्टा क्या होगा? प्राचीन, जो पुराना है, प्राचीन है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? अगर कृतज्ञ है आप किसी का, यानी आपने उसे कृतार्थ किया है, ठीक है। कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतघ्न। ग्रेटिट्यूड का उल्टा इनग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ का उल्टा कृतघ्न। क्लियर? अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? अस्थावर शब्द जो होता है उसका विलोम क्या होता है? तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम। जंगम, अस्थावर मतलब कोई चीज अगर अस्थिर है तो अस्थावर है, और जंगम मतलब जो चलायमान है, जो चलायमान है वो जंगम है। तो अस्थावर का उल्टा क्या होगा? जंगम। धनहीन कौन सा समास है? तो धन से हीन। अगर कोई व्यक्ति धन से हीन है तो से हीन, आप जान रहे हैं, यानी धन से अलग हो गया बेचारा, धनहीन हो गया। पंचमी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, कारक का चिन्ह आ रहा है तो यानी तत्पुरुष समास, ठीक है। त्रिदेव में कौन सा समास है? त्रिदेव, तीन देवों का समूह। यानी आप जान रहे हैं, जहां पे हम संख्या के बारे में बातचीत करने लगते हैं, जैसे चार राहों का मिलन, चौराहा, तो इसमें द्विगु समास होता है। द्वि, द्वि मतलब जानते हो? दो। तो दो शब्द जब भी आपको दिख जाए, यानी कि दो क्या, एक संख्या है, तो जब भी संख्यावाचक कोई शब्द दिखेगा तो समझ जाना वो द्विगु, द्विगु समास है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक्स भी लगाना है। आगे देखो, भाई बहन, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई और बहन, तो भाई और बहन, है ना। दोनों प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान हो तो ऐसे समास को हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? यानी स्वर्ग प्राप्त मतलब क्या हुआ? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। आप जान रहे हैं, कर्ता ने कर्म को का चिन्ह आ रहा है, तो कारक का चिन्ह आएगा तो कौन सा समास होगा? आए तत्पुरुष। हाँ बिल्कुल सही सोचे हैं आप, कारक का चिन्ह आ रहा है, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, यानी कारक का चिन्ह आप दे रहे हो तो पक्का पक्की वो तत्पुरुष समास होगा। पीतांबर,
पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? पीतांबर किसको कहते हैं? पीला हो अंबर जिसका अर्थात विष्णु, पीला हो अंबर जिसका अर्थात विष्णु, यानी बहुव्रीहि समास। ठीक है, आप जान रहे हैं कि जिसका मीनिंग बहुव्रीहि समास। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन यानी जीवन भर। आजीवन में कौन सा समास है? यानी जीवन भर, यानी अव्ययी भाव समास। आजीवन यानी जीवन भर, ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द, अपमान का विशेषण क्या होगा? अपमान से बनता है अपमानित। उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे अपमानित किया, यानी विशेषण क्या होगा अपमान का? अपमानित। और देखो रोमांच शब्द जो है, ठीक है, जो रोमांच शब्द है उसका विशेषण क्या होगा? रोमांच से बनेगा कि यह जो है यह फिल्म रोमांचकारी है, रोमांचकारी है, रोमांच से बनेगा रोमांचकारी। ठीक है, अब देखो भूगोल, अगला क्वेश्चन है भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोल, भूगोल शब्द से ही बनता है ना भौगोलिक, कि जो है यहां की भौगोलिक स्थिति कुछ अलग ही है। भूगोल से बनता है भौगोलिक, भूगोल से बनता है भौगोलिक। अब आइए आगे, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव से बनता है शैव, शिव से बनेगा शैव विशेषण। ठीक है, यानी शैव भक्त। देखो भक्त क्या है? नाउन है, संज्ञा है। अगर हम बोलेंगे कि मैं शैव भक्त हूं, यानी मैं शिव की भक्ति करता हूं, तो शैव शब्द जो है वहां पे विशेषण है और भक्त शब्द वहां पे संज्ञा नाउन है। सप्ताह का विशेषण क्या होगा? सप्ताह का आप लोगों को पता है साप्ताहिक, ये ट्रेन साप्ताहिक चलती है, यानी सप्ताह में एक बार जाती है। ठीक है, सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक। अच्छा, संपादक, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? संपादक का विशेषण होगा संपादकीय। संपादक का विशेषण क्या होगा? संपादकीय, संपादकीय। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में जो है ना, ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम के वास्तव में हिंदी में 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। अब देखो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। वर्तमान काल जो होता है, ऐसे तो वर्तमान काल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और 4 भेद होते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखना, वर्तमान काल को हिंदी में जब आप करोगे तो हिंदी में ऐसे कुछ कुछ व्याकरण में कहता है 6 भेद, लेकिन यहां पे 6 ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है, तो 5 भेद, 5 भेद हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं 5 भेद कौन कौन सा। जैसे सामान्य वर्तमान काल के 5 भेद, यानी वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, उसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, उसके बाद संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। चलिए उच्चारण स्थल देखिए, प का उच्चारण क्या है? यानी प जब बोलते हैं तो किस चीज का प्रयोग करते हैं? प, प, होठ का, ओष्ठ का। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से। तो प का उच्चारण स्थल क्या होगा? ओष्ठ। नौ का उच्चारण स्थल क्या होगा? तो इसको आप बोलते हैं ना मूर्धन्त नौ। कौन सा नौ बोलते हैं? मूर्धन्त, मूर्धन्त नौ बोलते हैं, यानी मूर्धा से उसका उच्चारण होगा, मूर्धा। तालु होता है ना, तालु और दांत के बीच में जो पार्ट होता है उसको मूर्धा कहते हैं। ठीक है,
उसी से इसका उच्चारण होगा। आगे देखो, 60 क्वेश्चन हो चुका है। अब बहुत सारे प्रश्न आपको बुक से दिए जाएंगे, बुक से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ग्रामर से बहुत क्वेश्चन हो चुका है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत चैप्टर से लिया गया है और इसमें यूरोप होगा। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत ही प्रचलित है। अच्छा, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर लिखने वाले कविता के कवि का नाम आपको याद होगा, ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर किसने लिखा था? ज्ञानेंद्रपति ने। अच्छा, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान लिखने वाले लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो बोलने से ही समझ में आता है कि यह व्यक्ति जो है मूर्ख है कि पढ़ा लिखा है कि नॉलेजफुल है। तो यह बात बोला था किसने? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने। बिस्नी कौन है? बिस्नी जो है मुन्नी मानक की बहन थी और बिस्नी जो है मानक की मां थी। मानक की मां का नाम था बिस्नी। और देखो, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो लेखक का स्त्रीलिंग तो सबको पता है, लेखिका। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखिका। अगला सवाल है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपको सबको याद है, अभिनेत्री। पृथ्वी को धारण करने के लिए शब्द क्या है? तो पृथ्वी को धारण करने, पृथ्वी को मही भी कहते हैं। महीधर। महीधर, जो मही मतलब पृथ्वी को धारण करता है उसको हम लोग कहते हैं महीधर। महीधर। चलिए ठीक है, आगे देखो। मृग जैसे नेत्रों वाली, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृगनयनी। मृगनयनी। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? अज्ञे का नाम आपको पता है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो ये गजानन माधव मुक्ति बोध। जिसका जन्म बाद में हुआ हो क्या कहा जाता है? तो पहले जो जन्म लेता है उसको अग्रज कहते हैं, और बाद में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसको हम लोग कहते हैं ना अनुज। वो मेरा अनुज है, यानी वो मेरा अनुज है, यानी छोटा भाई जो होता है उसको क्या कहते हैं? अनुज। अनुज कहते हैं, छोटा भाई को अनुज कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द आपको पता है कौन सा शुद्ध होगा? स्वर्ग। बाकी सबका स्पेलिंग गलत है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें वाल्मीकि का शुद्ध क्या होगा? तो वाल्मीकि, ये वाला वाल्मीकि। वाल्मीकि। तो ये सब चीज तो आप जो है शुद्ध शब्द कौन है, तो आप हिंदी पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सही और सटीक स्पेलिंग हिज्जे क्या है किसी शब्द का। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? तो अगर किसी से बात ना होने का बोध है तो निषेध वाचक। निषेध वाचक मतलब बात नहीं हुई तो निषेध वाचक। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से शुद्ध क्या है? तो प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य, ये वाला। आगे देखो। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का देखो कौन सा है सही? प्रियदर्शी का, हाँ कौन सा? डी नंबर। ठीक है, प्रियदर्शी ऐसे लिखोगे सही। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? कौन है शुद्ध शब्द? विकल्प
विकल्प, विकल्प, आप तो बचपन से ही विकल्प जान रहे हो, विकल्प का यही 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 होगा सही उच्चारण, है ना। और मात्र 20 क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, इससे आपको फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप में आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। आप जो है परीक्षा में बिल्कुल नहीं घबराएंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के प्रश्न का उत्तर बहुत ही मजे से आप करेंगे। 50 में 50 सही करना है। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? अगर किसी काम में आप दखल दीजिए, माने आप मतलब क्या कर रहे हैं? आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसी काम में दखल दे रहे हैं मतलब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, अगर किसी चीज को आपको जानने की इच्छा है, आप जानना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, इसका मतलब क्या है? आप जिज्ञासु हैं, आपके अंदर जिज्ञासा है, लेकिन आप क्या हैं? आप जिज्ञासु हैं। जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ये नहीं कि जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या हुआ कि मेरी जिज्ञासा, मैं जानना चाहता हूं, इसका मतलब मैं जिज्ञासु हूं, मैं जिज्ञासु हूं। वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो वन में चढ़िएगा तो वनचर नहीं, हम लोग किसी को बोल देते हैं कि अरे वो तो एक नंबर का वनचर है, वनचर। वनचर मतलब क्या है? कि वन में चढ़ने वाला, वनचर। हम लोग जो है ना बच्चों को इस तरह का गालियां भी देते हैं, नहीं कहते हैं ना वो लड़का एकदम से बंचर है, बंचर। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? अगर किसी कोई व्यक्ति अगर किसी का गुण और दोष की विवेचना करता है, कि गुण या दोष बताता है, उसको हम लोग कहते हैं आलोचक। आज्ञे का जन्म कब हुआ था? आपको पता है आज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। आपको एकदम पता है आज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। नामवर सिंह, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। अगला सवाल है आपका, निम्न में से प्रेम के पीर, ठीक है, निम्न में से प्रेम के पीर किस कवि को कहा जाता है? तो प्रेम के पीर कहलाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो राष्ट्र कवि का दर्जा मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर को कहा जाता है राष्ट्र कवि, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे ना, उन्होंने साहित्य का इतिहास लिखा था, साहित्य का इतिहास। और उसमें उन्होंने जो बालकृष्ण भट्ट की भूमिका जो देखी, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि साहित्य के एडिशन थे बालकृष्ण भट्ट, साहित्य के एडिशन थे बालकृष्ण भट्ट। निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो लोकनायक तो आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक, जयप्रकाश नारायण, है ना। निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? ब्रजराज कुंवर किसको कह करके पुकारा गया है? तो ब्रजराज कुंवर का दर्जा मिला है किसको? कृष्ण को। सूरसागर रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार थे सूरदास, सूरदास। अब देखो, सूरसागर के रचनाकार सूरदास थे। अब क्वेश्चन है करबक, करबक में कौन बात पाई जाती है? तो करबक जो पढ़िएगा आप, तो उसमें प्रेम की महिमा को दिखाया गया है, प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह जो है उनको, उनके गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब किताब से लिया गया प्रश्न है और इसके बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि आप 13 चैप्टर बुक और 13 चैप्टर बुक में जो है पोयम, कविता, और 13 चैप्टर ग्रामर, सॉरी ग्रामर नहीं, कहानी,
वो पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब आप दे देंगे। और ग्रामर व्याकरण तो बिल्कुल आसान पूछा जाता है। आज 100 प्रश्न जब रहता है तो मन एकदम से खिला हुआ रहना चाहिए आपका कि 100 में 50 तो एकदम सही सही करेंगे ही, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला है। कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी जो है उसके रचयिता थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। और हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो एक डायरी है। वो जो चैप्टर आपको लिया गया आपके बुक में, वो एक डायरी से लिया गया है। जो आदमी या जो लेखक जो है ना प्रतिदिन की घटनाओं को एक डायरी में लिख करके रखते हैं, उसी डायरी से संकलित किया गया है इसे। और अगला सवाल है आपका, निम्न में से गद्य कविता कौन है? गद्य कविता तो आपको याद होगा, आपके किताब में जो हार जीत है, हार जीत, वो एक गद्य कविता है। हाँ, हार जीत में एकदम से कहानी के टाइप में गद्य कविता है, वो उसी टाइप में लिखा हुआ है, जिसमें कभी बता रहे हैं कि भाई कि शासक वर्ग ये नहीं बताते हैं कि किसकी हार हुई है किसकी जीत हुई है, वो सिर्फ हार को भुला करके जीत का जश्न मनाना जानते हैं। भूषण किस रस के महान कवि थे? तो भूषण जो थे ना वो एकदम वीर रस की कविताएं लिखा करते थे। वीर रस की कविताएं लिखते थे भूषण। कहा गया ना, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो भूषण वीर रस के कवि थे। ओ सदानीरा निबंध किस नदी के आधार पर बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदानीरा जो है वो लिखा गया है गंडक नदी के आधार पर। जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो जायसी को माना गया है मलिक मोहम्मद जायसी। वास्तव में भक्ति काल के कवि थे, लेकिन ये जो है ना प्रेम पर आधारित कविताएं लिखते थे। इन्हें प्रेम के पीर के नाम से जाना जाता है। 2 प्रश्न और है, आप लोग देख लीजिए, और इसको एक बार देख लेने से, समझ लेने से आपको परीक्षा में बिल्कुल बहुत आसानी होगी। आपको प्रश्नों का उत्तर करने में बड़ा ही मजा आएगा और आप में जो एकदम आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा। और इसी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैंने आपको ये जो है करवा दिया है ऑब्जेक्टिव ग्रामर का और बुक का ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ मैंने आपको सिलेबस भी दे दिया था, सिलेबस मैंने बता दिया है, उसको भी देख लीजिए। आपको हिंदी में कोई समस्या नहीं होगी और अंग्रेजी में तो आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है। ठीक है। संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो संत तुलसीदास को समन्वयवादी कवि माना गया है। समन्वयवादी, जो समन्वय, जो जोड़ने का काम करते हैं। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो गैंग्रीन शब्द का प्रयोग हुआ है किसमें? रोज कहानी में। रोज में गैंग्रीन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव सेशन, हिंदी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप एकदम से देख लें, समझ लें, और मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। आपका एग्जाम द बेस्ट होगा, एकदम से बेस्ट होगा। चलिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।